हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब तत्वों की संख्या लगातार बढ़ती गई तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, तत्वों को वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। तो इसमें हम पढ़ेंगे डोबे-राइनर का त्रिक नियम, फिर हम पढ़ेंगे आपका जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो, फिर हम पढ़ेंगे आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम और आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल। तो मॉडर्न पीरियड टेबल है, इसकी शुरुआत होती है आपके यहां से। तो देखिए पहले बात ये करते हैं कि भाई हमको तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों करना पड़ा। तो देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई आपको दो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, ठीक है। तो दो लोगों के बारे में, जैसे उनका नाम, उनके माता पिता का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आप आसानी से उनके बारे में पता लगा लोगे, है ना। उनका गांव का नाम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, पता लगा लोगे ना। लेकिन मैं आपसे कहूं 50 आदमी हैं, उनके बारे में जानकारी याद करके बताओ, तो बताइए आपको कठिनाई होगी या नहीं होगी। बिल्कुल बात है ना, कठिनाई होगी। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, प्रारंभ में जब तत्वों की संख्या बहुत ही कम थी, उनका अध्ययन करना, उनके स्टडी करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही इजी था। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, वैज्ञानिकों को आपके जो तत्व हैं इनके बारे में अध्ययन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए क्या किया, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण शुरू किया। तो सबसे पहले जो शुरुआत की वो आपके की डोबे-राइनर ने, यानी कि आपके डोबे-राइनर थे, इन्होंने तत्वों का क्लासिफिकेशन शुरू किया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसको आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए तीन वैज्ञानिक आएंगे, एक आएगा आपका डोबे-राइनर, ठीक है। एक तो आपका है डोबे-राइनर, ये एक दूसरा आएगा न्यूलैंड जो अपना अष्टक नियम देगा, और एक आएगा मेंडलीफ जो अपनी आवर्त सारणी देगा 1869 में, ठीक है। तो देखिए ये तीनों जो आदमी है ना, इन्होंने आपके तत्वों का वर्गीकरण किया था किसके आधार पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमाणु भार के आधार पर। ध्यान रखना, इन तीनों ने जो आपका तत्व थे इनको परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल है वो परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित की गई है। तो आपको ध्यान रखना, अभी जो तीनों हम पढ़ेंगे, डोबे-राइनर का त्रिक नियम, आपके मेंडल वो आपके न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तीनों की तीनों आपके परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में आपके व्यवस्थित करने पर आपके लिखे गए तीनों के तीनों रूल हैं, वो आपके इसी के आधार पर है। अब चलिए पहले हम बात करते हैं डोबे-राइनर का त्रिक नियम। तो डोबे-राइनर ने 1870 में ये नियम दिया, ध्यान रखना पहला तो 1817 में, ठीक है। अब देखिए डोबे-राइनर ने क्या कहा, डोबे-राइनर ने ये कहा अगर आप तीन तत्वों को लेते हो, तीन तत्व लेते हैं और अगर उनको आप बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, किसके क्रम में, परमाणु भार के। आपके डोबे-राइनर ने यह कहा अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तीन तत्वों का ग्रुप लेकर, तो पहले वाले तत्व का और तीसरे वाले तत्व का जो परमाणु भार है उसका जो औसत आएगा ना, वो बीच वाले परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास है तीन तत्व, लिथियम है, सोडियम है और आपका पोटेशियम है, ठीक है। तो जब आपका लिथियम है, इसका जो आपका जो परमाणु भार है 7 है, सोडियम का 23 है और आपका पोटेशियम का 39 है। अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं, मान लीजिए हमको निकालना है, एक आपका लिथियम है, एक आपका सोडियम है, एक आपका पोटेशियम है। तो देखिए इसका 7 होता है, इसको 23 होता है और इसका 39 होता है। तो आपके जो डोबे-राइनर थे उन्होंने ये कहा अगर आप इन तत्वों को तीन का जोड़ा बनाकर लिखेंगे, आपके जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिख रखा है ना, तो पहले वाले का यानी कि लिथियम का और सोडियम का जो परमाणु भार आएगा उसका औसत जो निकालेंगे, औसत कैसे निकालते हैं भाई, आपके जो राशियां हैं राशियों का योग करेंगे और राशियों की संख्या, कितनी राशि है, 2, तो 2 का भाग लगाएंगे यानी कि 46/2, इसका मतलब 23। और देखिए ये जो 23 है इस वाले के बराबर आएगा। तो यही है डोबे-राइनर का त्रिक नियम। डोबे-राइनर का त्रिक नियम ये कहता है अगर आप तीन तत्वों के पेयर बनाते हो और उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हो, तो पहले वाले तत्व का और तीसरे वाले तत्व का औसत भार जब आप लेते हो तो वह बीच वाले तत्व के यानी कि मध्य वाले तत्व के लगभग बराबर प्राप्त होता था। यह आपके था डोबे-राइनर का आपका त्रिक नियम, ठीक है। तो देखिए डोबे-राइनर ने क्या किया, आपके केवल 3 ही यहां पर त्रिक बना पाए। ध्यान रखना है
क्वेश्चन पूछता है डोबे राइनर का रूल है वो कितने त्रिक पर लागू हुआ, मतलब डोबे राइनर ने कुल कितने त्रिक दिए। ध्यान रखना, डोबे राइनर ने सिर्फ 3 ही त्रिक दिए थे, बाद में इनका रूल है वो लागू ही नहीं हुआ। बाद में लागू कैसे नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाले का और तीसरे वाले का जब एवरेज निकाल रहे थे तो बीच वाले के बराबर ही नहीं आ रहा था, तो बाद में जाकर डोबे राइनर का त्रिक नियम है वो आपके फेल हो गया। उसके बाद में कौन आए, उसके बाद में आए आपके न्यूलैंड। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के बारे में। आपको डोबे राइनर के बारे में इतना ही ध्यान रखना है, अगर आप तीन तत्वों के ग्रुप बनाते हो तो पहले तत्व का और तीसरे तत्व का जो औसत परमाणु भार है वो बीच वाले तत्व के लगभग बराबर आता था। ये आपका था डोबे राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, ये आपके 3 ही आपके ग्रुप बना पाया और बाद में ये आपके निष्फल हो गया, मतलब ये काम नहीं किया। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे जो हम न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। तो देखिए, आपका जब डोबे राइनर का जो रूल है वो फेल हो गया, जब त्रिक नियम दिया था डोबे राइनर का वो फेल हो गया, उसके बाद में आया आपका न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अब देखिए अष्टक नियम क्या है, ये जो नियम है ये भी आपके परमाणु संख्या के वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर बना था। देखिए इन्होंने ये कहा था कि अगर आप तत्वों को, यदि आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, आपके जो न्यूलैंड था उन्होंने कहा अगर आप तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुण है पहले तत्व के गुण के समान होगा। यानी कि जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं ना, कौन कौन से, सा रे गा मा पा धा नी, और वापिस सा आ जाता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा वापिस आ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे तो प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुण है पहले तत्व के गुण में समानता दिखाई देती है। यह आपके कहलाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये जो नियम दिया गया था वो आपके 1866, देखिए बहुत सारी बुक में अलग अलग है, लेकिन मैं एनसीईआरटी की बता रहा हूं, एनसीईआरटी में 1866 लिखा गया है, बहुत सारी बुकों में अलग अलग दिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, यहां पर क्वेश्चन जो भी बनते हैं सब आपको कराऊंगा, और रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार पूछे गए थे 2018 में, वो भी आपके सामने कराऊंगा। देखिए पहला प्रश्न तो ये कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम दिया गया था उस समय कितने तत्वों की जानकारी थी। तो ध्यान रखना, न्यूलैंड का जब अष्टक नियम दिया गया था उस समय 56 तत्वों की जानकारी थी। अब देखिए न्यूलैंड ने तत्वों का जो वर्गीकरण किया, कितने तत्वों किया, ध्यान रखना है पूरे 56 तत्वों किया। उसने हाइड्रोजन से शुरुआत की और थोरियम था उसका अंतिम तत्व था। प्रश्न अगर आपसे इस प्रकार से पूछे कि भाई वह तत्व जहां पर न्यूलैंड का अष्टक नियम लास्ट काम किया था, यानी कि वह अंतिम तत्व जहां तक न्यूलैंड का अष्टक नियम काम करता है, तो ध्यान रखना कैल्शियम। लेकिन अगर आपसे पूछ ले न्यूलैंड के अष्टक नियम का अंतिम तत्व कौन सा था, तो ध्यान रखना है आपका अंतिम तत्व था थोरियम और प्रथम तत्व था हाइड्रोजन। यानी कि इन्होंने जो भी तत्व थे हाइड्रोजन से आपका हाइड्रोजन लेकर थोरियम तक सबको आपके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ तत्व थे, कौन से, कुछ तत्व थे जिनके गुण थे प्रत्येक 8वें के गुण थे पहले के समान थे। जैसे यहां पर इन्होंने इस प्रकार से वर्गीकृत किया, तो देखिए जो आपका लिथियम है, लिथियम का गुण सोडियम के बराबर है, और लिथियम से सोडियम की काउंटिंग करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका 8वां तत्व है, इसके समान गुणों में समानता दिखाई देगा। इसी प्रकार से बेरिलियम है वो मैग्नीशियम से, बोरोन है आपके एल्युमिनियम से, कार्बन है सिलिकॉन से। जो भी न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन करते हैं उनको मैंने यहां पर ब्लू पेन से लिख रखा है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी सारणी है लेकिन मैंने पूरी नहीं लिखी है क्योंकि कोई काम की नहीं है, जो भी काम की है वो मैं आपके सामने क्वेश्चंस यहां पर लिखा रहा हूं, कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो किस तत्व तक लागू होता है, ध्यान रखना कैल्शियम तक लागू होता है, किस तक, कैल्शियम तक। दूसरा प्रश्न यहां से देखिए, ये जो नियम है आपके कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था क्योंकि आगे जो गुणों में जो समानता थी वो आपके नहीं दिख रही थी। दूसरी बात, न्यूलैंड ने यह कहा कि भैया जो आप 56 वर्तमान में तत्व हैं वो 56 ही रहेंगे, मतलब बाद में नए तत्वों की खोज नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि भाई कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ये कहा था कि भविष्य में नए तत्व नहीं खोजे जाएंगे, तो ये भाई साहब थे न्यूलैंड। और अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि नए तत्वों की खोज की जाएगी, है ना, अपना आवर्त नियम देते समय, तो ध्यान रखना आपके
जो मेंडलीफ था, मेंडलीफ ने 1869 यानी कि 1869 में जब आवर्त सारणी दी थी पहली बार, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे। तो यहां पर देखिए न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं और इन्होंने कहा कि कोई नया तत्व नहीं खोजा जाएगा, यानी कि इन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में नए तत्व की खोज हुई जो इनका जो रूल दिया गया था उससे मैच नहीं खा रहे थे। अगला देखिए यहां पर ये लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में बार बार कम से कम 5 से 7 बार ये जो लाइन है यहां पर रिपीट हुई है। ये कमी थी न्यूलैंड के अष्टक नियम की। क्या कमी थी कि न्यूलैंड ने क्या किया, जो आपका आयरन था यानी कि लोहा जो था आयरन, यहां पर देखिए ये रहा आपका आयरन, ठीक है, ये Fe है, आयरन है, इसको आपके कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया। कोबाल्ट ये रहा और निकल ये रहा, भैया आपका जो लोहा है ना, ये रहा, इसको कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया जबकि इनके गुण समान थे। भाई आप नियम बना रहे हो है ना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कर रहे हो, उसका मतलब क्या है भाई, समान जो तत्व हैं जिनके गुण समान है उनको एक तरफ रखो। लेकिन यहां पर जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया उसमें क्या गड़बड़ हो गई कि यहां पर जो लोहा था उसको यहां पर कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया, जबकि कोबाल्ट और निकल को यहां रखना चाहिए था। पहली गड़बड़ तो ये, और यही गड़बड़ 2018 में बार बार पूछी गई थी। प्रश्न पूछा गया था कि लोहे को, आयरन को किन तत्वों से दूर रख दिया था न्यूलैंड के अष्टक नियम में। ध्यान रखना, कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया था जबकि इनके गुण क्या थे, समान थे। दूसरी गड़बड़ क्या हुई कि यहां पर जो लोहा था उसको कहां रख दिया, उसको रख दिया हैलोजन ग्रुप के साथ। यहां पर रख दिया कोबाल्ट और निकल को हैलोजन ग्रुप। देखिए FCl या आप कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन, ये आपके होते हैं हैलोजन ग्रुप। वर्ग संख्या 17 के तत्व जो होते हैं उन्हें हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपकी गड़बड़ थी और ये जो आपकी लाइन है 2018 में बहुत बार रिपीट हुई है, नोट डाउन कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम दिया तो आयरन को, लोहे को कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया जबकि इसके साथ रखना चाहिए था, है ना, क्योंकि इनके गुणों में समानता थी। लेकिन आपसे पूछ ले भी कहां रखा हो, फिर अगर इनके साथ नहीं रखा तो इसको रख दिया हैलोजन ग्रुप के साथ, हैलोजन तत्वों के साथ। आगे देखिए, आगे यहां पर एक बहुत ही शानदार प्रश्न है जो मुझे लगा कि आपको कराना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि न्यूलैंड ने जब वर्गीकरण किया, यानी न्यूलैंड के वर्गीकरण में 10वें तत्व का जो गुण है किस तत्व के समान होगा। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था कि न्यूलैंड का जो वर्गीकरण है, न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कोई 10 नंबर पे कोई तत्व आ रहा है तो बताइए उसके गुण किसके समान होंगे। अगर 10वें नंबर पर कोई तत्व आ रहा है उसके गुण किसके समान होंगे। देखिए प्रश्न मतलब देखिए ऐसे घुमा के दे रहे हैं, हालांकि प्रश्न में कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए भाई जब आप 8वें तत्व जो है, 8वें तत्व के जो गुण हैं पहले से मिल रहे हैं, भाई ये 8वां है ना, इसके अगर पहले से मिल रहे हैं तो 9वें के दूसरे से मिलेंगे और 10वें के तीसरे से मिलेंगे। सीधी सी बात है ना भाई, 8वें तत्व के जो गुण है वो पहले से मिल रहे हैं तो 9वें के किससे मिलेंगे, दूसरे से, और 10वें किससे मिलेंगे, तीसरे से। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो कैल्शियम तक ही लागू पाया था, ठीक है। वैसे बहुत सारा है लेकिन जो भी यहां पर ये था सारणी मैंने वही बनाई, वो सारणी अलग है इसकी, लेकिन इसको आपको नोट भी नहीं करनी है, कोई काम की नहीं है, बस आपको वो ये मैंने चीज लिखाई है यही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फेल क्यों हो गया, कारण यही थे कि कैल्शियम के आगे लागू नहीं हो पाया, जो आपके इन्होंने रूल दिए थे वो रूल का पालन नहीं हुआ। आगे जाकर संगीत के 7 स्वरों से तुलना पूछ जाती है कि भाई किस आपका जो कौन सा आवर्ती वर्गीकरण है जिसकी तुलना संगीत के 7 स्वर से की जाती है, तो यही है वो, ध्यान रखना। न्यूलैंड के अष्टक नियम की तुलना संगीत के 7 स्वर जो होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, इससे की जाती है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपके मेंडलीफ की आवर्त सारणी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आवर्त सारणी के बारे में, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मैंने आवर्त सारणी इसलिए बोला क्योंकि सबसे पहले जिस आदमी ने आवर्त सारणी शुरू की वो आपके मेंडलीफ ही थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत बार पूछ जाता है। वह पहला वैज्ञानिक जिसने आवर्त सारणी शुरू की, पीरियोडिक टेबल की जो शुरुआत की थी, या पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता, पीरियोडिक टेबल का आपको कुछ ही बोल लीजिए, पीरियोडिक टेबल का निर्माता, पीरियोडिक टेबल का आपका पितामह, कुछ भी बोल लीजिए, आपको ध्यान रखना है मेंडलीफ थे। यानी कि मेंडलीफ ने सबसे पहले 1869 में आपके आवर्त सारणी की शुरुआत की थी।
पहली बार आवर्त सारणी इन्होंने बनाई थी। जो आपके डोबेरेनर आया या आपका न्यूलैंड आया, उन्होंने आवर्त सारणी नहीं बनाई थी, ध्यान रखना। ये पहला आदमी था जिसने आवर्त सारणी बनाई थी। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आवर्त सारणी की शुरुआत किसने की थी, आपको ध्यान रखना है मेंडलीफ ने, दिमित्री मेंडलीफ 1869। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ध्यान रखना 1913 में हेनरी मोजले ने। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेंडलीफ के समय कुल तत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है, मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्व थे वो आपके 63 थे। यानी कि जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो यहां पर 63 यानी कि 63 तत्व उस समय ज्ञात थे। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो मेंडलीफ ने क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्व थे उनको यहां पर व्यवस्थित किया। और इन्होंने सारणी में क्या किया, आपके शुरुआत में क्या किया, 7 तो आपके क्या बनाए, 7 तो इन्होंने क्या बनाए, आपके वर्ग बनाए, और आपके 6 क्या बनाए, पीरियड। अब बात करते हैं वर्ग क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं। तो जो आपके ऐसे लाइन होती है ना, जिनको हम बोलते हैं समांतर लाइन, या बोले तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर, उनको हम बोलते हैं आवर्त यानी कि पीरियड। 6 पीरियड है, देख लीजिए, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और 6। ध्यान रखना मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 6 पीरियड थे, 6 आवर्त थे, और 7 क्या थे, 7 आपके थे वर्ग, जिनको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप क्या होती हैं, जो आपके ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन होती है उनको बोलते हैं। देखिए ये पहली, ये दूसरी, 3 4 5 6 7। ध्यान रखना प्रारंभ में आपके 7 ही थे, लेकिन बाद में एक और ऐड कर दिया गया। जब आपके नोबल गैसेस की खोज की तो एक ऐड और कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है, 8 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के कुछ यहां पर प्रॉपर्टीज हैं, उनको यहां पर देख लेते हैं। देखिए आपके जो मेंडलीफ थे उन्होंने अपना एक आवर्त नियम दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थोड़ा सा डिफरेंट है आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम दिया गया है हेनरी मोजले का, और आपके आवर्त नियम जो दिया था किसने, मेंडलीफ ने। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक वर्ड का फर्क है बस। देखिए कौन सा वर्ड है बताऊंगा। देखिए इन्होंने आपके कहा था कि तत्वों के जो गुणधर्म है, यानी कि आपके तत्वों की जो प्रॉपर्टी होती है, वो उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब यह है अगर आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे तो उनके जो गुण होंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें आवर्तिता पाई जाएगी। यानी कि उनके गुणों में क्या पाई जाएगी, आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता पाई जाएगी। यह आपका कहलाता है आवर्त नियम। यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब देखिए ये आपका है मेंडलीफ का आवर्त नियम, लेकिन इससे मिलता जुलता है आपका जो आधुनिक आवर्त नियम है, ध्यान रखना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बिल्कुल एक शब्द का फर्क है, क्या 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 है वो। देखिए तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, बस वहां पर परमाणु संख्या है, यहां पर परमाणु भार है। यानी कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिखना है। बिल्कुल सेम यहां पर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ है, यानी कि आधुनिक आवर्त नियम। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी वो 1869 में दी थी, और इनकी जो आवर्त सारणी है उसको 2019 में 150 साल हो गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2019 में पूछ ले कि 2019 में किस आवर्त सारणी को हमने 150 साल पूरे किए हैं, यानी कि 150 साल पूरे किए हैं। ध्यान रखना मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो 1872 में एक जर्मन पत्रिका के अंदर क्या हुई थी, एक प्रकाशित हुई थी, एक जर्मन पत्रिका थी उसके अंदर प्रकाशित हुई थी, और तब से आपके जो मेंडलीफ थे उनको क्या मिली, उपलब्धियां मिली। अब देख यहां पर आप इसको देखिएगा, प्रारंभ में यहां पर 8 वर्ग थे और 6 आवर्त थे। यानी कि जो ग्रुप्स थे प्रारंभ में कितने थे, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर देखिए ये था 8वां। इनमें 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया था। इसके बाद यहां पर जो आपके आवर्त थे वो उनकी संख्या 6 थी। यानी कि आवर्त देखिए लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अब जो है वो आपके 9 कर दिए गए हैं कि बाद में जब नए तत्वों की खोज हुई नोबल गैसेस की, तो उनको यहां पर बढ़ा दिया गया। तो अब यहां पर जो आपके वर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, यहां पर 9 है। आपको ध्यान रखना है। आगे आपको ध्यान रखना है जो वर्ग जो थे इनको उपवर्ग में बांटा गया है, ए और बी। यहां पर देखिए ये इन्होंने जो वर्ग दिए गए हैं ये इनको यहां पर इस प्रकार से ए बी, इस प्रकार से इन्होंने बांटा गया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से इन्होंने बांटा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो वर्ग थे इन्होंने इनको उपवर्गों में बांट दिया है ना, सब ग्रुप के अंदर बांट दिया, ए बी ए बी ए बी इस रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात
अगली बात ये कि इन्होंने नए तत्वों की खोज के लिए भविष्यवाणी की। इन्होंने कहा कि भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे। तो आपसे पूछ ले किस वैज्ञानिक ने यह कहा था जब उन्होंने आवर्त नियम दिया था उसका, तो पूछ ले किस वैज्ञानिक ने आवर्त नियम देते समय यह घोषणा की थी कि भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे। तो यही वो भाई साहब थे मेंडलीफ। ध्यान रखना, मेंडलीफ ने ही नए तत्वों की खोज की घोषणा की थी कि नए तत्व भविष्य में खोजे जाएंगे। और उन्होंने कई जगह खाली स्थान भी छोड़ दिए गए और बाद में जब नए तत्वों की खोज हुई तो इन खाली स्थान पे उन तत्वों को भरा गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहां पर क्या किया, ये जो 3 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर देखिए मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने कुछ तत्वों का नामकरण नहीं किया और उनका जो नामकरण है ना वो पुराने तत्वों के आधार पर कर दिया। तो देखिए जैसे एक तत्व जिसका नाम उन्होंने रख दिया ए का बोरोन, एक का नाम रख दिया ए का सिलिकॉन, एक का रख दिया ए का एल्युमिनियम। लेकिन बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई तो इनके असली नाम जो थे वो कौन कौन से थे, ए का बोरोन को था स्कैंडियम, ए का सिलिकॉन का था जर्मेनियम और ए का एल्युमिनियम का था गैलियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछ जाता है कि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी तो उस समय ए का सिलिकॉन किसका नाम था, पूछ ले, है ना, पूछ लेता है ए का सिलिकॉन का क्या नाम था, ए का एल्युमिनियम का क्या नाम था, ए का बोरोन क्या नाम था। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब आपके मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो कुछ तत्व 3 तत्व थे जिनका नाम अपने हिसाब से अलग अलग रख दिया था, लेकिन बाद में इनके नाम ये पड़े थे। ठीक है, अब देखिए वैसे तो यहां पर जो आपके यहां पर जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी काफी फेमस हुई, लेकिन इसकी बहुत सारी कमियां थी। देखते हैं कौन कौन सी कमी। पहली कमी देखिए, पहली कमी यह थी कि यहां पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया गया। यानी कि जो आपके आधुनिक ये आपके जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट और अगर हम निकिल को देखें तो निकिल का जो परमाणु भार है ना वो यहां पर कम होता है जबकि कोबाल्ट का कम होता है, जबकि इसको पहले लिख दिया है। यह आपको ध्यान रखना है कि बढ़ते क्रम में है तो कोबाल्ट का कम होना चाहिए था, निकल का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर निकल का और कोबाल्ट में से निकल का क्या होता है, कम होता है, जबकि कोबाल्ट का ज्यादा होता है। फिर भी इनको क्या लिख दिया, इनको गड़बड़ लिख दिया। तो ध्यान रखना है कि पहली कमी तो यह थी यहां पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं हुआ। दूसरी कमी, हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो भाई साहब है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं जब गड़बड़ी आती है, ये वर्ग 17 के साथ भी रहना चाहते हैं और वर्ग संख्या 1 के साथ भी रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, इनको आवारा तत्व कहते हैं। देखिए इनको यहां पर रख दिया और इनको हम वर्ग 17 के साथ भी रख सकते हैं क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और वर्ग 17 के तत्वों के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। लेकिन इन सभी तत्वों के अंतिम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के अंतिम कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता था। तो ये आपके जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें भी आपके हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। आगे बात करते हैं समस्थानिक जो होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे ऐसे रूप जिनके वो अलग अलग तत्वों के ऐसे रूप जिनके परमाणु संख्या तो समान है ना, जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उनको बोलते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक को आपके आवर्त सारणी जो दी गई थी आपके जो मेंडलीफ की, इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। इसके अलावा यहां पर ये एक प्रॉपर्टी और थी, मतलब एक कमी और थी। वो कमी ये थी कि आवर्त सारणी का क्या मतलब होता है, कि आवर्त सारणी का मतलब होता है कि भाई जब आप तत्वों को कैटेगराइज कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो समान गुण वाले तत्व हैं उनको आप एक ग्रुप में रखो। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, कुछ तत्व थे जिनके गुण समान थे लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। कुछ तत्व ऐसे थे जिनको एक ग्रुप में रख दिया लेकिन उनके तत्व समान नहीं थे। तो ये सारी कमियां थी आपके मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। लेकिन ध्यान रखना, मेंडलीफ ने एक क्रांति ला दी जब आपने मेंडलीफ की आवर्त सारणी दी तब। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये 1869 में दी गई थी। दूसरी बात है मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित की गई थी और इस समय जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी इस समय 63 यानी कि 63 तत्व ज्ञात थे और ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आज आपको जो आपका
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, यानी कि तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है वो आपको समझ आ गया होगा। आज हमने पढ़े हैं आपका, पहले हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा डोबे राइनर का त्रिक नियम। ध्यान रखना, डोबे राइनर ने तीन तीन तत्व लिए और तीन तीन तत्वों का पेयर बनाया, और उन्होंने क्या कहा कि पहले तत्व के और तीसरे तत्व का जब आप परमाणु भार का औसत लेते हो तो दूसरे तत्व यानी कि बीच वाले तत्व के लगभग बराबर आता था। उसके बाद में आया आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। संगीत के 7 स्वरों से तुलना न्यूलैंड के अष्टक नियम से की जाती है, और फिर आपके दिया गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इसके बाद आपके आया हेनरी मोजले, और उसके लिए अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।